देखिए, अब हम बात करते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। कुछ भी नहीं था। रेपो रेट क्या था हमारा? तो रेपो रेट क्या था कि जो है बैंक जो है ब्याज पर पैसा लेती है आरबीआई से, ठीक है, और वो भी शॉर्ट टाइम के लिए लेती है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? रेपो रेट कहलाता है। और वर्तमान समय में आरबीआई के अनुसार रेपो रेट क्या था? तो रेपो रेट जो था वो 6% था। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जो है आरबीआई लेती है बैंक से पैसा, आरबीआई लेती है बैंक से पैसा लेती है। वो बैंक का कौन सा पैसा लेती है? अतिरिक्त पैसा लेती है। जो बैंक की ज़्यादा कमाई हो रहा है तो बैंक अपना अतिरिक्त पैसा जो है आरबीआई के पास जमा करता है। बदले में आरबीआई क्या करती है? उसको कुछ ब्याज देती है। वही ब्याज हमारा क्या कहलाया था? रिवर्स रेपो दर कहलाया था, रिवर्स रेपो रेट कहलाया था। और वर्तमान समय में आरबीआई के अनुसार कितना है? 3.5% है, ठीक है। अब आज के क्लास में हम बात करते हैं बैंक रेट की। किसकी बात करते हैं? बैंक रेट की बात करते हैं। तो बैंक रेट, तो सबसे पहले ये समझ लो कि आरबीआई के अनुसार वर्तमान समय में बैंक रेट कितना चल रहा है? तो 6.25% चल रहा है। क्या हमेशा यह एक जैसा ही रहेगा? नहीं, इसमें जो है बदलाव होते रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये समझते हैं कि बैंक रेट यानी बैंक दर होता क्या है। तो ये बिल्कुल ही रेपो रेट दर की तरह ही होता है, रेपो रेट की तरह ही होता है बैंक रेट भी, ठीक है। जैसे रेपो रेट में क्या होता था? बैंक जो था रेपो रेट में आरबीआई से पैसा लेती थी ब्याज पर शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, और ये मैक्सिमम कितने दिनों के लिए? तो 90 दिनों के लिए, ठीक है। जबकि बैंक रेट में क्या होता है कि बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेती है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे दिनों के लिए। लंबा दिन मतलब कितना समय? अधिकतम 1 साल। लंबा समय मतलब कितना? 1 साल। यानी बैंक रेट कुछ भी नहीं है। बैंक रेट में क्या होता है कि बैंक पैसा लेती है आरबीआई से, वो भी लंबे समय के लिए यानी अधिकतम 1 साल के लिए, ठीक है। बदले में वो जो है आरबीआई बैंक से ब्याज लेती है। तो जो ब्याज लेती है वही हमारा बैंक रेट हो जाता है, क्योंकि वो बैंक रेट पर ही ब्याज लेती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी बैंकों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लंबा समय के लिए उसको पैसा चाहिए, ठीक है, तो उस स्थिति में जो है आरबीआई बैंक को किस रेट पर पैसा देगी? तो बैंक रेट पर पैसा देगी, ठीक है, और वो भी अधिकतम 1 साल के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि रेपो रेट हमारा जो था वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब समझते हैं एमएसएफ को, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हिंदी में भी यही होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? सुविधा। यानी यह एक प्रकार की सुविधा है। यानी इसका मतलब हो गया कि एमएसएफ क्या है? तो एमएसएफ बाबू जो है एक प्रकार की सुविधा है, एक प्रकार की फैसिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये जान लो कि एमएसएफ रेट अभी कितना चल रहा है आरबीआई के अनुसार? तो 6.25% चल रहा है। और एमएसएफ क्या है? एक प्रकार की सुविधा है यानी फैसिलिटी है। जो कौन देता है? तो आरबीआई देता है बैंकों को, ठीक। अब ये होता क्या है? तो कभी कभी क्या होता है, बैंक को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, और वही बहुत कम समय के लिए। वो कम समय क्या? 1-2 घंटे के लिए या फिर अधिकतम 24 घंटे के लिए। तो उस स्थिति में जो है आरबीआई जो है बैंकों को जो पैसा देती है वो एमएसएफ दर पर ही पैसा देती है। यानी एमएसएफ दर पर जो आरबीआई बैंक को पैसा देती है वो बहुत 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 कम समय के लिए देती है, यानी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए देती है। और वो अधिकतम समय कितना हो सकता है? 24 घंटा, यानी 1 दिन, या फिर इसी को बोलते हैं ओवरनाइट। 24 घंटा को ही इकोनॉमी के टर्म में बोला जाता है ओवरनाइट। और एक क्वेश्चन जो है कंफ्यूज कर देता है ओवरनाइट डाल करके, ठीक है। तो एमएसएफ में क्या हुआ? आरबीआई बैंक को पैसा देगी लेकिन वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, अधिकतम 1 दिन या 24 घंटा या ओवरनाइट के लिए। बदले में जो ब्याज लेगी वो एमएसएफ रेट पर ही लेगी, ठीक है। और कम से कम कितना राशि देगी? तो कम से कम बाबू जो है बैंक को 1 करोड़ लेना पड़ेगा, तभी जो है वो देगी एमएसएफ रेट पर। चलो अब हम बात करते हैं ओएमओ,
ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, खुली बाजार प्रक्रियाएं। इसका मतलब है कि ये रेट नहीं है बल्कि ये क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है। यानी OMO आपको याद रखना है कि यह कोई रेट नहीं है, ठीक है, यह कोई रेट यानी दर नहीं है, यानी परसेंटेज नहीं है, बल्कि RBI द्वारा अपनाई गई एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यानी ऑपरेशन है या फिर तरीका बोलो, ठीक है, जिसके माध्यम से RBI क्या करता है कि जो बाजार यानी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का प्रवाह है उसको नियंत्रित करता है। किसके माध्यम से, OMO के माध्यम से। तो OMO में क्या करता है, तो RBI जो है बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति, उसको या तो खरीदता है या फिर बेचता है। ग्राहक के पास यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो उनसे खरीदेगा, या फिर ग्राहक को जो है जनता के बीच जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा, जिससे क्या होता है, मुद्रा का प्रवाह नियंत्रित हो जाता है। इसी को बोलते हैं OMO। तो कैसे नियंत्रित हो जाता है, मान के चलो सपोज कि मार्केट में पैसे का प्रवाह बहुत बढ़ गया है, यानी महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पैसा बढ़ेगा ना, तो पैसा बढ़ेगा यानी लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो वो वस्तु का बहुत ज़्यादा डिमांड करेगा, तो वस्तु का प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड उसका ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो उस स्थिति में क्या करता है कि OMO के तहत जो है RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो है बेचता है, ठीक है, सरकारी प्रतिभूति को, और लोग क्या करता है, पैसा लगा करके उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है। जैसे LIC खरीदता है ना, उसी तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है। अब खरीदा तो जिसकी वजह से, खरीदने की वजह से पैसा किसके पास आ गया, जनता का पैसा जो है वो RBI के पास आ गया। और जैसे ही RBI के पास आ गया तो जो है इकोनॉमी में जो है यानी बाजार में पैसा का प्रवाह क्या हो गया, घट गया, यानी जो है इकोनॉमी जो है हमारा बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है, यानी महंगाई घट गई, क्योंकि लोगों के पास कम पैसा होगा तो महंगाई यानी एवरेज में पैसा होगा तो महंगाई घटी हुई रहेगी, ठीक है। तो अब परसेंटेज हम लोगों ने CRR पढ़ा, परसेंटेज उसका कितना था, 4%, SLR कितना था, 18%, रेपो रेट कितना था, 6%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा था बैंक रेट 6.25%, MSF भी 6.25% था, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब हमारा टॉपिक है कि मुद्रास्फीति, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं या फिर इसी को महंगाई कहते हैं, कि यानी मुद्रास्फीति या फिर महंगाई की स्थिति में RBI जो है ये सब जो रेट है, जो मॉनेटरी रेट है, मौद्रिक दर जो है, इसका क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा कि घटा देगा। तो ध्यान रखेंगे कि बढ़ा देगा, सबको बढ़ा देगा, ठीक है, सबको बढ़ा देगा, CRR को बढ़ा देगा, SLR को बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा देगा, ठीक है, बैंक रेट को भी बढ़ा देगा, MSF को भी बढ़ा देगा, ठीक है, इन सब को बढ़ा देगा। यदि बाज़ार में, यदि हमारी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ गई है तो महंगाई को कम करने के लिए इन सब रेट को बढ़ा देगा। तो सर कैसे, क्यों बढ़ा देगा, बढ़ाने से क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल से तुम समझ लो, रेपो रेट को ही ले लेते हैं, रेपो रेट को ले लेते हैं। हम बोले कि बढ़ा देंगे तो महंगाई घट जाएगा, तो सर यदि घटा देंगे तो क्या होगा, तो देख लो घटा देने से क्या होता है। रेपो रेट मान के चलो हमने घटा दिया, हम तो नहीं घटाएंगे, RBI घटाएगा, RBI रेपो रेट को घटा दिया। और रेपो रेट क्या होता है कि रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट वो होता है कि बैंक को यदि पैसे का ज़रूरत है तो बैंक RBI से पैसा लेती है, जिस ब्याज दर पर, वही दर जो है हमारा क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। अब मान के चलो ब्याज का दर जो है वो यानी रेपो रेट घटा दिया RBI, तो बैंक क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लेगा उधार, कहाँ से, RBI से। अब बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो बैंक चूँकि काम करती है कमाने के लिए, बैंक का उद्देश्य है बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना, तो वो क्या करेगी, लोगों के बीच बहुत से ज़्यादा लोन बांटेगी। अब लोगों के पास लोन बांटेगी तो लोगों के पास आ जाएगा ढेर सारा पैसा। अब ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो इसका सबका बढ़ जाएगा डिमांड, ठीक है। अब डिमांड बढ़ेगा वस्तुओं का, अब वस्तु का डिमांड बढ़ गया, अब वस्तु का प्रोडक्शन कम है, एक लिमिट में प्रोडक्शन है, तो वस्तु का क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा।
तो उस स्थिति में क्या हो गया, महंगाई बढ़ गया। यानी महंगाई कब बढ़ा, जब रेपो रेट को घटा दिया गया। इसका मतलब है कि महंगाई को घटाना है तो रेपो रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार जो है सबको बढ़ाएंगे तभी जा कर के महंगाई यानी इन्फ्लेशन जो है घटेगी। ठीक है, अब इसके बारे में बात करो, OMO, जिसके तहत सिक्योरिटी को या तो बेचा जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या तो बेचा जाएगा या फिर खरीदा जाएगा। तो महंगाई को कम करने के लिए जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना पड़ेगा। ये तो हम पहले से भी समझ चुके हैं क्यों बेचना पड़ेगा। बेचिएगा तब ना जनता का पैसा जो है RBI के पास आएगा, तो ऑटोमेटिक जो है लोगों के बीच जो है पैसे का प्रवाह कम हो जाएगा, पैसा घट जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो है महंगाई घट जाएगी। अब ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि किसी अपने मोहल्ले में मान के चलो किसी आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत अमीर है, और उसे पैसा टानना है, तो कैसे टानेंगे बताओ। डकैती तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, जो चीज़ उसको पसंद है, मान के चलो उसको मिठाई बहुत पसंद है, तो मिठाई का दुकान खोल दिए उसके घर के सामने में ही। अब उसकी कमजोरी है मिठाई खरीदना, वो मिठाई खरीदेगा हमसे, बदले में पैसा देगा, यानी उसका पैसा मेरे पास धीरे धीरे आ रहा है कि नहीं। वही काम तो RBI करता है, क्या कर देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जनता लोग खरीदती है, बदले में RBI को पैसा देती है। RBI के पास पैसा आ गया, मार्केट में पैसा घट गया, तो महंगाई क्या हो जाएगी, घट जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, अब ये जिसको शॉर्ट में MPC कहते हैं, यानी मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन क्यों किया गया। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन क्यों किया गया, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन इसलिए किया गया कि कोई तो हो जो बताए कि मार्केट में जो है, बाजार में पैसा का प्रवाह किस तरह से चल रहा है, मैंने पैसा का प्रवाह ज़्यादा है कि कम है, यानी महंगाई आएगा कि महंगाई घटेगा। ठीक है, यानी मंदी आएगा, यानी इन सब के बारे में रिपोर्ट कौन देता है, तो वो रिपोर्ट देती है मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, तो 2016 में बनाया गया था। ठीक है, किसकी सिफारिश पर, तो उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन किया गया था वो 2016 में किया गया था उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्य जो हैं RBI से रहते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं वो भारत सरकार से रहते हैं। तो RBI से कौन रहते हैं, तो RBI से एक RBI का गवर्नर रहता है जो कि इस समिति का अध्यक्ष भी होता है, दूसरा रहता है उप गवर्नर, और तीसरा रहता है कोई भी RBI का अधिकारी। वहीं भारत सरकार की तरफ से वर्तमान में कौन कौन है, तो 3 को चिन्हित किया गया है वर्तमान में, फिलहाल के लिए इसको याद रखेंगे, जब तक नहीं बदलेगा तब तक। कौन कौन है वर्तमान में, नागेश कुमार, राम सिंह, सौगाता भट्टाचार्य। अच्छा, भारत सरकार के द्वारा इन तीनों को जो बहाल किया गया है, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में, इनका कार्यकाल कितना होता है, 4 साल होता है। यानी ये तीनों जो है 4 साल तक के लिए जो है मौद्रिक नीति समिति के सदस्य रहेंगे। ठीक है, अब जो है बाजार में मुद्रा का प्रवाह किस तरह का चल रहा है, ठीक है, महंगाई है कि नहीं है, इन सब के बारे में जो है डिस्कस करने के लिए इनकी बैठक कब कब होती है, यानी साल में कितनी बार होती है, तो इसकी बैठक आप याद रखेंगे कि साल में जो है कम से कम 4 बार होगी। कम से कम तो 4 बार होगी, जरूरत पड़ेगी तो उससे ज़्यादा होगा, लेकिन कम से कम 4 बार होगा। यानी चारों वित्त वर्ष जो होता है उस चारों वित्त वर्ष में होगा। ठीक है, अब क्या जो इनकी बैठक होती है तो 6 सदस्य का उपस्थित होना बिल्कुल अनिवार्य है, नहीं, 6 रहेगा तो ठीक है, लेकिन कम से कम 4 होना चाहिए। यानी मौद्रिक नीति समिति का जो quorum यानी गणपूर्ति होता है वो 4 सदस्य होता है। यानी मौद्रिक नीति समिति का बैठक जो है तभी
स्टार्ट हो पाएगा जब 4 सदस्य रहेंगे तब। यानी तुमसे पूछेगा कि मौद्रिक नीति समिति के कोरम या गणपूर्ति कितने होते हैं। कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है कि कम से कम उतने सदस्य जरूर होने चाहिए जिससे बैठक जो है शुरू हो सके। तो कितना होता है मौद्रिक नीति समिति के केस में कोरम या गणपूर्ति, तो 4 सदस्य होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।